विजय तिलक लगातार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल की सीटों का नतीजा आपको बताते हैं। बिल्कुल, और अवध की सीटों पर हमने आपको हाल बताया था, जहां पर बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब पूर्वांचल की सीटों का नतीजा क्या है ये जान लीजिए। बेहद अहम है, जहां 104 पर बीजेपी, 140 पर सपा की जीत है और 33 सीटों पर बसपा है और 8 सीटों पर कांग्रेस जीती है। ये है रिपोर्ट कार्ड पूर्वांचल की। तो पूर्वांचल में 237 सीटों पर निर्दलियों की जीत है। तो अब बात हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गए। पूर्वांचल की सीटों का हाल आपने जाना, जहां पर निर्दलीय सबसे ऊपर है। पश्चिमी यूपी का आंकड़ा आपके समक्ष अब रखने वाले हैं। पश्चिमी यूपी में 107 पर बीजेपी, 102 पर समाजवादी पार्टी। यहां तो नेक टू नेक फाइट है, कुछ सीटों का फासला। 107 पर बीजेपी, 102 पर समाजवादी पार्टी जीत गए हैं, 47 पर बसपा जीती है, तो 17 पर यहां कांग्रेस यहां भी है। यहां भी कांग्रेस सांसें लेती दिख रही है, 17 पर कांग्रेस है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 82 सीटों पर निर्दलीय जीते। निर्दलियों के पक्ष में भी आए हैं, हालांकि आरएलडी की भी दस्तक यहां दिखी है। तो पंचायत चुनाव में ये पश्चिमी यूपी का हाल आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड की सीटों की अपडेट। बुंदेलखंड के 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सपा ने यहां 17 सीटों पर जीत हासिल की है। बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, 12 सीटों की अगर बात करेंगे तो ये बसपा ने परचम लहराया है और 33 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा होता नजर आ रहा है। तो बुंदेलखंड का समीकरण कैसे बनेगा ये आप सोचिए, जहां 25 सीटों पर बीजेपी है, 17 सीटों पर सपा है, 12 सीटों पर बसपा है और 33 सीटों पर निर्दलीय है। तो कुल मिलाके जो इस वक्त प्रदेश से तस्वीर बनती नजर आ रही है, निर्दलीय अपने आप में एक बड़ा दल जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि संख्या बल उनके पास काफी दिख रही है। ये है, अगर आप क्षेत्र के तरीके से जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश को, इतना बड़ा प्रदेश है, जहां हमने आपको अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड की भी स्थिति दिखाई, तो वहां के नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं आप देखिए और समझिए। इसके अलावा लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये रुझान भी आते जा रहे हैं और रुझानों में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अवध की बात करें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 155 पर बीजेपी है, 105 पर सपा है, 38 सीटों पर बसपा है, 147 सीटों पर अन्य जीते हैं। अन्य पर निगाहें जाकर थम जाती हैं, कमोबेश हर जगह से अन्य का आंकड़ा, डिजिट जो है वो काफी फैंसी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये जो अन्य है इस वक्त ये सबसे महत्वपूर्ण हो चला है, सबसे महत्वपूर्ण हो चला है और दबदबा भी अन्य का बहुत ज्यादा है। यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तुलना में अन्य पर ज्यादा विश्वास। अन्य से तात्पर्य निर्दलीयों से है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक स्थितियां ये है कि बोलबाला है इन निर्दलियों का। पूर्वांचल में 237 में भी सबसे ज्यादा निर्दलियों के पक्ष में गए हैं जो सीट्स हैं, यानी कि लोगों ने विश्वास निर्दलियों पे जताया है। निर्दलियों ने जो क्षेत्रीय समीकरण है वो ज्यादा अच्छे समझे पॉलिटिकल पार्टीज की तुलना में और लोगों का सपोर्ट ज्यादा मिला है। पूर्वांचल के 33 पर बसपा है, 8 पर कांग्रेस जीत गए हैं। लेकिन पश्चिमी में भी बात करें तो यहाँ पर बीजेपी हालांकि सबसे ऊपर देखिए। वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो वहां पर जो निर्दलीय है उनकी अच्छी खासी संख्या है। तो वहां पर जो अब चुनाव होगा बहुत दिलचस्प हो जाएगा, जहां पर अन्य की तादाद, अन्य की संख्या पॉलिटिकल पार्टीज की तुलना में ज्यादा है। तो गांव की सरकार बनाने के क्रम में लोगों का जनादेश बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। पंचायत चुनाव के आप क्षेत्रवार सिलसिले से देखें कि कहां से कैसे नतीजे आ रहे हैं, तो ये नतीजे भी आपको मिले जुले देखने को मिलेंगे। चलिए, बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताएं कि भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी जीत गई हैं। बिजनौर के वार्ड 2 से दिगंबर की पत्नी चारुल की जीत होती नजर आई है। बिजनौर के वार्ड नंबर 2 नजीबाबाद से चारुल ने जीत दर्ज की है। नजीबाबाद से चारुल की जीत दर्ज होती नजर आई है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो जाट बेल्ट जो किसानों से जुड़ा है, किसान आंदोलन में काफी अहम भूमिका निभाता नजर आया है। कहीं ना कहीं वो अब प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है, इन चुनाव पे भी दिखाई दे रहा है। गांव के लोगों ने भारतीय किसान यूनियन युवा प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी को वोट देकर जिताया है। वो वार्ड नंबर 2 से चारुल उनका नाम है,
चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई और गांव के लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया, उन्हें जीत दर्ज करके दी है। क्यों राजनीतिक दल गंभीरता से इन चुनावों को ले रहे थे, आप अंदाजे यहां से लगा सकते हैं कि वो भांपना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता का मूड क्या है। और किसान लगातार प्रदर्शनरत हैं, कोविड का काल चल रहा है, उसके बाद भी किसान दिल्ली बॉर्डर को जाम किए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका असर कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है चुनावों पर, रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं। बड़ी खबर बागपत से, राष्ट्रीय लोक दल का भी दबदबा है। बागपत में आरएलडी का दबदबा देखने को मिल रहा है। एक और बेल्ट, एक और जगह जहां पर ये किसान प्रोटेस्ट का, किसान आंदोलन का असर होगा और दिख रहा है आरएलडी को, जो कि इससे पूर्व में अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई थी, लेकिन इन चुनावों में देखिए 20 में से 8 सीटों पर आरएलडी आगे। 20 सीटों में से 8 सीटों में आरएलडी का आगे होना ये तस्दीक करता है, दिखाता है कि यहां पर किसानों का जो विश्वास है वो आरएलडी पर है ज्यादा। हालांकि बीजेपी भी यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन 7 सीटों पर है, आरएलडी से 1 सीट कम। आरएलडी 8 सीटों पर आगे, बीजेपी यहां 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो 20 में से 8 सीटों पर आरएलडी आगे, 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रहे हैं। ये बागपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बागपत की स्थिति है। 20 में से 8 सीटों पर आरएलडी आगे चल रहे हैं, राष्ट्रीय लोक दल यहां पर आगे चल रहा है। तो अगली खबर है पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल की बढ़त को लेकर जिस तरीके के आंकड़े दिखाए, आपको बताएं सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, कई जिलों में राष्ट्रीय लोक दल का दबदबा है। वो जगह है मेरठ, हाथरस, यहाँ 4-4 सीटों पर आरएलडी आगे है। बागपत की तो डिटेल हमने आपको बता ही दी, जहां 8 सीट पर आगे है। गाजियाबाद में भी 3 सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है। तो वो जाट बेल्ट, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो जाना जाता है खेती के लिए, किसानी के लिए, वहां से आरएलडी के लिए अच्छी खबर मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां ये रुझानों में आगे होते नजर आ रहे हैं। चाहे मेरठ हो या हाथरस हो या गाजियाबाद, इन सभी जगहों से आरएलडी के लिए अच्छी खबर मिलती हुई नजर आ रही है। ये रुझान है, इंतजार करना होगा फैसलों का, लेकिन रुझान में कम से कम राहत है आरएलडी के लिए। और यही वो बेल्ट है जो किसान आंदोलन के लिए बड़ा तत्पर था। ये किसान बेल्ट ही कहा जाता है, जाट बेल्ट कहा जाता है, जहां से तमाम वोटर्स इस वक्त अपनी गांव की सरकार के तौर पर आरएलडी पर विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी ये रुझान है, अभी रिजल्ट क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन लगातार बढ़त बनी हुई है, क्योंकि रुझान पे रुझान जैसे आ रहे हैं, वक्त बीतता जा रहा है। ये रुझान ही है जो नतीजों में तब्दील होते हैं। और पिछले कुछ वक्त से, जब से हम लगातार दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं, रुझानों में ये आगे बढ़त बनाए हुए ही हैं। तो अब हो सकता है कि कुछ घंटों में ये नतीजों की ओर आगे बढ़ जाएं, उसमें तब्दील हो जाएं। आरएलडी की स्थिति प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या है वो हमने आपको बताई। बारी है लखनऊ का। लखनऊ का हाल आपको बताने का बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू इस वक्त पीछे बताए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर जो हाल ही में अपने पत्रों के जरिए मीडिया के सामने जो उन्होंने बयान दिए, अस्पतालों की स्थिति, कोविड काल में प्रदेश में तरसती जनता का हाल उन्होंने बयान भी किया, उनकी बहू भी इस वक्त चुनावी मैदान में, लेकिन थोड़ा पीछे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 7 से कौशल किशोर की बहू सविता पीछे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 15 से बीजेपी की रीना चौधरी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। लखनऊ का ही हाल आपको बताएं, लखनऊ के वार्ड नंबर 15 से मैदान में पूर्व सांसद रीना चौधरी हैं और वो भी पीछे चल रहे हैं। लखनऊ में अच्छी जानकारी फिलहाल नहीं मिल रही बीजेपी के लिए। मुरादाबाद की बात कर लेते हैं जल्दी से। मुरादाबाद में 39 में से समाजवादी पार्टी के 15 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मुरादाबाद में 15 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं, यानी कि टैली में बदलाव होगा आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कई जगहों पर आगे चल रहे हैं। 39 में 15 में मुरादाबाद में आगे चल रहे हैं। मुरादाबाद के वार्ड नंबर 19 से समाजवादी पार्टी की अमरीन 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी विधायक फहीम की बहन अमरीन वो आगे चल रहे हैं। तो लखनऊ और मुरादाबाद का ये स्टेटस, ये हाल इस वक्त का, अपडेट इस वक्त है, ये रुझान। और रुझानों में बीजेपी के लिए कम से कम ना लखनऊ से अच्छी खबर मिल रही है ना मुरादाबाद से मिल रहे हैं। मुरादाबाद में 15 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। तो लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कौशल किशोर जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनकी बहू भी पीछे है। उनकी बहू भी सविता चुनावी मैदान में है, लेकिन पीछे चल रहे हैं। तो रीना चौधरी जो कि वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हैं, वो भी चुनावी मैदान में है, वो भी पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये रुझान है जो दिखा रहे हैं कि
आंकड़े क्या हैं? प्रतापगढ़ की बात कर लें तो जिला पंचायत के नतीजों में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। कैसे, जरा नजर डालिए। 44 सीटों में 27 पर बीजेपी को जीत मिल चुकी है। ये रुझान नहीं है, ये जीत है, नतीजे हैं। 44 में से 27 बीजेपी के नाम है। प्रतापगढ़ में 9 पर सपा है, 1 पर बसपा और 4 पर कांग्रेस। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है अगर पिछले मुकाबलों से तुलना की जाए। प्रतापगढ़ की 44 सीटों में नतीजों में यहां ऐसी जगह है जहां पर निर्दलीय सिर्फ 3 जीत हासिल कर पाए हैं। 4 सीटों पर बीजेपी, 1 पर बसपा उम्मीदवार को बढ़त भी है। तो रुझान और नतीजे दोनों आए हैं प्रतापगढ़ से, और प्रतापगढ़ की जो तस्वीर है वो बीजेपी से प्रभावित होती नजर आ रही है। जिला पंचायत के नतीजों में बीजेपी का दबदबा है। साफ तौर पे 44 में से 27 पर बीजेपी को जीत है। इसके अलावा रुझानों में भी एक कैंडिडेट बीजेपी के आगे चल रहे हैं, और प्रतापगढ़ में 9 पर सपा, बसपा 1 पर, 4 पर कांग्रेस। 44 सीटें हैं प्रतापगढ़ की, जहां 3 निर्दलियों के कब्जे में भी जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा 4 सीटों पर बीजेपी, 1 पर बसपा उम्मीदवार बढ़त के साथ। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रतापगढ़ में अगर ये बढ़त वाले रुझान को नतीजों में तब्दील होता देखा जाए राजीव, तो यहाँ पर कुल मिलाके जो टोटल पिक्चर है वो बीजेपी के पक्ष में बनती नजर आ रही है। 27 है, 28, 29, 30, 31 तक संभव है अगर रुझान भी परिवर्तित होते हैं नतीजों में। प्रतापगढ़ से खबर हम आपको दे रहे थे, लेकिन इस बीच में नजर हमारी लगातार कोरोना के आंकड़ों पर भी बनी हुई। कोरोना के आंकड़े क्या कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट। एक अच्छी खबर, एक अच्छी बात, एक अच्छी जानकारी आपको देने जा रहे हैं हम। कोरोना के आंकड़ों में यूपी में गिरावट। बीते 24 घंटों में लगभग 29,000 नए मरीज मिले हैं। संख्या 29,000 है, लेकिन पूर्व की तुलना में कम है। यूपी में 29,000 नए केस मिले हैं और 39,000 लोग ठीक भी हुए। रिकवरी रेट ज्यादा है, 10,000 ज्यादा लोग ठीक हुए। संक्रमित 29,000 हुए तो 39,000 लोग ठीक हुए। यूपी में अब 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यूपी में 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है। हालांकि यहां पर अब देखना यह होगा कि मतगणना के दिन, यानी कि अभी तक जो पोलिंग, जो मतगणना केंद्र जहां पर लोगों की भीड़ लग रही थी और कई लोग संक्रमित मिल भी गए, कई कर्मचारी जो मतदान कर्मी संक्रमित मिले हैं। ऐसी उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में ये ग्राफ बढ़े, ये केसेस बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे में अभी नहीं भी हो सकता है राजीव, क्योंकि देखिए कि गांव में टेस्टिंग कितनी संभव है ये हम आप जानते हैं। गांव में, बीहड़ में और जो तमाम इलाके लोग तो यहाँ पैदल चल के केंद्रों तक आ गए, लेकिन वो कितने पीछे के गांव में है ये कोई नहीं जानता है। वहां तक टेस्टिंग हो पाना या रिपोर्ट हो पाना कि वो कितने बीमार है, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो इस वक्त यूपी के लिए थोड़ी राहत है, थोड़ी सांस ली जा सकती है, क्योंकि लगातार जो बढ़ता हुआ ग्रोथ था, जिसे एक्सपोनेंशियल हम एक टाइम पे देख रहे थे, कहीं ना कहीं अब स्टैग्नेंट से स्टीप हो जाए तो ये जो गिरावट है। फिलहाल राहत की बात तो है। हमारे संवाददाता अनुभव हमारे साथ जुड़ गया। अनुभव, वाकई राहत के तौर पर इसको देखा जाए या नहीं देखा जाए कि अभी इसको, ये चूंकि ऊपर नीचे लगातार ग्राफ हो रहा है, पहले भी नहीं डाउन हुआ था फिर बढ़ गया था, तो राहत के तौर पर देखा जाए या फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, अभी राहत के तौर पर ना ले इस आंकड़े को? देखिए, अगर हम इसको देखें तो थोड़ा राहत की बात कह सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले 32,000 मामले थे, कल तकरीबन 30,000 मामले थे और आज 29,000 मामले सामने आए। तो लगातार ट्रेंड तो ये गिरावट का ही है। हालांकि कल 24 घंटे में 2,30,000 के आसपास की जांच हुई है, पर पहली बार यूपी में ऐसा हुआ है कि जो RT-PCR टेस्ट है वो 1,27,000 के आसपास किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और रिकवरी रेट काफी अब बेहतर हुआ है। 39,000 से ज्यादा लोग एक दिन में ठीक हुए हैं बीते 24 घंटे के दौरान। इसके लिए देखिए, हम कहीं ना कहीं जो लोगों ने खुद को संयमित किया, मास्क का इस्तेमाल किया, सैनिटाइजर का प्रयोग किया, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, व्यापारियों ने जो लॉकडाउन लगाया और सरकार ने पहले जो नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर लॉकडाउन लगाया, वीकेंड लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन इस बार वाला तो देखिए अनुभव काफी लंबा खिंचा भी है ना, शुक्रवार से हम लॉकडाउन पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसी के नतीजे हैं और उसी को देखते हुए सरकार ने आज, मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में यही फैसला लिया कि इसको हम 2 दिन और कंटिन्यू करेंगे, 2 दिन और बढ़ाते हैं और उसके परिणाम क्या होंगे ये देखेंगे। दूसरा, कल से पूरे प्रदेश में जो गांव हैं वहां पर 90,000 से ज्यादा जो राजस्व के गांव है वहां पर अब जो है टेस्टिंग की जाएगी, फोकस टेस्टिंग। तो अब सरकार ने गांव की तरफ फोकस किया है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं, काउंटिंग भी हो रही है, कहीं गांव में ये और न फैलने पाए। और अगर गांव में एक बार कोरोना का संक्रमण फैल गया
तो फिर कैसे उसको ठीक करेंगे, ये काफी मुश्किल होगा। इसीलिए अब कल से गांव की तरफ सरकार का फोकस है और वहीं पर जो है फोकस टेस्टिंग की जाएगी। बिल्कुल अनुभव, ये काबिले तारीफ होगा, ये दूरदर्शिता भरा फैसला होगा कि गांव की ओर कम से कम टेस्टिंग के लिए सोचा जा रहा है। उम्मीद यही है कि अच्छे से एग्जीक्यूट हो, अच्छे से इसका पालन भी हो। अनुभव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राहत की खबर है, क्या इसे लॉकडाउन का असर समझा जाए या लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं? कुल मिलाकर लोगों का डिस्चार्ज होना और नए आंकड़ों में कमी आना अच्छी खबर है। बिल्कुल, और बढ़ते संकट पर लखनऊ की डीएम ने भी बड़ा फैसला लिया है, वो भी आपको बताते हैं। लखनऊ डीएम का बड़ा फैसला, लखनऊ में डीएम ने कोविड-19 के लिए टीम 9 बनाई। डीएम अभिषेक प्रकाश ने टीम 9 का गठन किया है, एक नई टीम। ये टीम 9 बनाए गए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में कोरोना के केसेस हैं, लेकिन ये टीम क्या क्या कार्य करेगी? क्या अस्पतालों में बेड दिला पाएगी लोगों को? बड़ा सवाल। क्या लोगों को ऑक्सीजन दिला पाएगी? तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, टीम 9 बना दी गई है। बिल्कुल, सवाल है कि टीम 9 के नंबर भी जारी किए जाने चाहिए ताकि उन अधिकारियों से लोग भी सीधा संपर्क कर सकें। एक और चीज थी, एक पावर मिली हुई है, जितने जिला अधिकारी हैं उनको सीएम ने ये कहा है कि आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा अभिषेक प्रकाश ने क्या कहा, डीएम ने क्या कहा, दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में तत्काल प्रभाव से आज जनपद लखनऊ के लिए भी टीम 9 का गठन किया जा चुका है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, नगर निगम के और मेडिकल चिकित्सीय टीम, सब लोग एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। 9 ये टीमें बनाई गई हैं, जिसमें मुख्य जिम्मेदारी जो दी गई है वो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को सुनिश्चित कराना, टेस्टिंग और ट्रैकिंग होना। इसके साथ ही साथ जो अन्य आवश्यक कार्य हैं कि अस्पतालों में सही से उपचार चले, हमारे जो कोविड घनात्मक मरीज भर्ती हैं, दवाइयों की उपलब्धता रहे, ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति चलती रहे। इसके साथ ही साथ अन्य जनपदों से, शासन से या मंडल से जो समन्वय स्थापित करना, उसके लिए एक टीम बनाई गई है। तो समन्वय स्थापित करने के लिए टीम बनाई गई है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये टीम बनाई गई। खुद मुख्यमंत्री ने अपनी टीम 11 में बदलाव किया, टीम 11 में चेंजेस किए, क्योंकि प्रदेश की हालत खराब, खस्ता हाल, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर, तहस-नहस। उसके बाद टीम 9 बनाई गई और अब जिलेवार भी टीम 9 बनाई जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में भी टीम 9 बना दी गई है और हर एक अधिकारी को एक अलग जिम्मेदारी, वो अलग मोर्चे पर तैनात रहेगा। लेकिन क्या ये अधिकारी फोन उठाएंगे? क्या ये अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे? क्या सही मायनों में ये अधिकारी लोगों की परेशानियों का निराकरण करेंगे? क्या उनको अस्पताल में बेड दिला पाएंगे? उम्मीद है कि कोशिश हो, क्योंकि देखिए अब ऐसे दौर पे ज्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की कगार पर हैं, तो जरूरत यह है कि ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाए और कम्युनिटी में लोगों को कम से कम मिलने दिया जाए। यानी कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन के ऊपर, मेडिकल टीम के ऊपर ज्यादा जोर रहेगा। बिल्कुल, और लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर है, स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में स्वास्थ्य कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एक बड़ी खबर और राहत भरी खबर स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कि उनका मानदेय बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी खास प्लान है, उनके लिए भी विशेष योजना है। अंतिम वर्ष के छात्रों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। विशेष पैकेज देकर उनको मैदान में, यानी कि फील्ड पर, यानी कि अस्पतालों में तैनात किया जाएगा, उतारा जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही। सवाल ये कि कहीं देर तो नहीं होगी? नहीं राजीव, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया फैसला है और ये फैसला अब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि समझिए अभी जो कर्मचारी स्वास्थ्य हैं वो थक रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, उनको ब्रेक चाहिए ही चाहिए, उनको अपने परिवार के लिए, अपने लिए। लेकिन उन थकते हुए तमाम कर्मचारियों को फटाफट हेल्प करने के लिए ये जो स्टूडेंट होंगे, जो फाइनल ईयर के लिए अपने एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करके मैदान में उतारा जाएगा। बड़ी खबर इससे होगा ये कि वो प्रशिक्षण हासिल कर पाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी बढ़ेगी, एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। लेकिन साथ साथ ये फैसला पहले सरकार को लेना चाहिए था, ताकि जो पीक है इस वक्त कोरोना का, अस्पतालों में पूरी स्थिति है, खुद स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी जितने भी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो शायद अपेक्षाकृत वो कम प्रभावित होते और उनकी मदद के लिए दूसरा स्टाफ वहां पर मौजूद रहता। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए बीबी गंगा। फौरन लौट विजय तिलक नॉन स्टॉप लगातार देख रहे हैं आप, जिसमें आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक जानकारियां मिल रही हैं। बिल्कुल, और लखनऊ की बात कर लेते हैं। पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी है। लखनऊ डीएम ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। लखनऊ, काकोरी, मलिहाबाद मतगणना स्थल पर डीएम गए अभिषेक प्रकाश। उन्होंने देखा कि किस तरीके से काउंटिंग चल रही है, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं कि नहीं, और काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी गंगा पर हर एक डिटेल और अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
75 घंटे का ये मैराथन है जहां 75 जिलों के, चाहे आपके गांव हो, आपका ब्लॉक हो, आपका वार्ड हो, आपका जिला, हर एक डिटेल हमारे पास है। और इसी कड़ी में लखनऊ में डीएम ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। वो काकोरी है, मलिहाबाद है, जहां पर जाकर जायजा लिया डीएम ने कि तमाम व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं। और अब लखनऊ से भी हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से रुझान आ रहे थे, कुछ नतीजे मिला जुला अभी सिलसिला चल रहा है। तस्वीर क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी। शाम तक भी समझा जा रहा है कि काफी हद तक तस्वीरें उभरनी शुरू हो जाएंगी। देखिए तस्वीरें आ गई हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश पहुंचे मतगणना केंद्र पर, निरीक्षण किया। ये जिलाधिकारी खुद गए। आपसे पहले आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने खुद एक जानकारी दी कि टीम 9 उन्होंने बनाई है कोविड से निपटने के लिए। और अब देखिए मतगणना केंद्रों पर जाकर खुद देखा, उन्होंने हालचाल जाना है वहाँ पर। बिल्कुल राजीव, ये बेहद अहम था क्योंकि कल जैसे नितिन ने बताया आगरा के हालात थे, वो जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया वो बहुत सोचने पर मजबूर करते हैं। बिना वेंटिलेशन वाला कमरा जहाँ पर सैनिटाइजर अलाउ नहीं है, लोग पास पास बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो कोरोना काल में तो दोहरी चुनौती है, निष्पक्ष हो मतदान, काउंटिंग सही तरीके से हो, ये तो हमेशा से रहने वाली चुनौती थी है और रहेगी। कोई शक नहीं। लेकिन अभी दोहरी चुनौती है कि तमाम कर्मी जो अपने स्वास्थ्य को, अपनी जिंदगी को ताक पर रख के इस वक्त ड्यूटी पे लगे हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है। तमाम व्यवस्थाओं पर नजर बनाकर रखनी होगी। तमाम कर्मचारियों के भीतर आक्रोश था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मतगणना लगभग खात्मे की कगार की ओर बढ़ रहा है। अब कुछ और घंटे बाकी हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जाएं, देखें, चेक करें कि तमाम कर्मचारी अपना काम ठीक से कर रहे हैं। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। बड़ी कवरेज जारी है, देखते रहिए एबीपी गंगा। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की, मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक लगातार